26 अप्रैल की सुबह चेर्नोबिल पावर प्लांट में एक टेस्ट कंडक्ट होने वाला था। रात के 1:19 पर रिएक्टर में पावर स्पाइक होना शुरू हो गया। 6 से 8 सेकंड बाद सबसे पहला ब्लास्ट होता है। सोवियत यूनियन जिसे अपनी प्राइड समझ रहे थे, वही उनकी ब्लाइंडनेस का कारण बनने वाला था। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन न्यूक्लियर पावर के पीछे पागल था, सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत और सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक ग्लोबल वेपन बनाया, जिसमें सिर्फ बॉम्ब्स ही नहीं बल्कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी शामिल थे। और 1970s के दौरान इसी विजन के रूप में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया। चेर्नोबिल एक 10 साल का सोवियत मेगा एनर्जी प्लान था, और अगर बाहर से देखो तो ऐसा लगता था कि वो कोई साइंटिफिक मार्वेल है। चेर्नोबिल आरबीएम के रिएक्टर था, यानी हाई पावर चैनल रिएक्टर। आरबीएम के रिएक्टर्स चीप थे और मॉड्यूलर डिजाइन में आते थे, और सीक्रेटली ये वेपन्स ग्रेट प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस कर सकते थे, और इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए ये परफेक्ट थे। जब रिएक्टर बन रहा था तब साथ ही साथ एक फ्यूचरिस्टिक टाउन भी डिजाइन हो रहा था, जिसका नाम था प्रिपियत। 1970 में इसे मॉडल सिटी बनाया गया, यानी मॉडर्न फ्लैट्स, अम्यूजमेंट पार्क, स्टेडियम, स्कूल्स, सब कुछ। सोवियत यूनियन ने इसे शोकेस बनाया एक परफेक्ट सोशलिस्ट लाइफ का, जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी यूटोपिया क्रिएट कर रही थी। लेकिन सोवियत यूनियन जिसे अपनी प्राइड समझ रहे थे, वही उनकी ब्लाइंडनेस का कारण बनने वाला था। चेर्नोबिल के अंदर कुछ तो गलत चल रहा था, और ये बात सिस्टम जानता था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। और ये गलत चीज क्या थी, वो जानने से पहले आइए जानते हैं कि आरबीएम के रिएक्टर ही क्यों यूज किया जाता है। आरबीएम के डिजाइन में हेवी वाटर या हाईली एनरिच्ड फ्यूल की जरूरत नहीं थी, ये ऑर्डिनरी वाटर से भी कूल होता था। सोवियत यूनियन के पास ये सब चीजें इजीली अवेलेबल थी, प्रेशर वेसल की जरूरत नहीं थी, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये वेपन्स ग्रेट प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस कर सकते थे, जो बॉम्ब्स बनाने में काम आते थे। 1975 में लेनिनग्राड न्यूक्लियर पावर प्लांट में वार्निंग साइंस मिले थे, वहां भी आरबीएम के रिएक्टर का यूज किया गया था। लेकिन रिएक्टर के अंदर एक साइलेंट फ्लॉ था, और ये साइलेंट फ्लॉ एक डिजास्टर में तब्दील होने वाला था। और ये जानने से पहले हम जानते हैं कि रिएक्टर काम कैसे करता है। जब पानी गर्म करते हैं, एक एक्सट्रीम पॉइंट के बाद पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टीम यूज होती है टरबाइन को रोटेट करने में, और ये टरबाइन जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और यही सेम केस होता है विंड एनर्जी में, जहाँ पे हवा पहिए को घुमाती है। पर न्यूक्लियर प्लांट्स में पानी गर्म करने का काम होता है एटम्स के ब्रेकडाउन से, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। जब यूरेनियम जैसे एलिमेंट का एक एटम स्प्लिट होता है, यानी जब वो 2 टुकड़ों में टूटता है, तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और ये हीट यूज होती है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर ये स्टीम टरबाइन को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और इसी रिएक्टर में पानी का यूज कूलेंट की तरह भी किया जाता है, जिसका सप्लाई पंप के थ्रू किया जाता है। आरबीएम के 1000 रिएक्टर दुनिया के काफी रिएक्टर्स से अलग काम करता था। इसका कोर फील्ड था यूरेनियम फ्यूल रॉड से। रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर यूज करता था 2 चीजें, ग्राफाइट रॉड्स और कंट्रोल रॉड्स। जब यूरेनियम का एटम स्प्लिट होता है तो उससे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और ये न्यूट्रॉन्स अगर बहुत फास्ट हो तो नेक्स्ट एटम को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, और इसी को कंट्रोल करने के लिए ग्राफाइट रॉड्स यूज होते हैं। और दूसरी चीज थी कंट्रोल रॉड्स। ये न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करते थे ताकि चेन रिएक्शन को स्लो या स्टॉप किया जा सके। ये सिस्टम के ब्रेक्स के जैसे काम करते हैं, और इन रॉड्स के टिप्स भी ग्राफाइट के बने हुए होते हैं। मतलब जब कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट करते हैं तो रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि पहले कुछ सेकंड्स के लिए और भी तेज हो जाता है। An official announcement from the Council of Ministers. There has been an accident at the Chernobyl atomic power station. We were recently stricken by a disaster, the Chernobyl nuclear power accident. It deeply affected the Soviet people and disturbed world opinion. 26 अप्रैल की सुबह चेर्नोबिल पावर प्लांट में एक टेस्ट कंडक्ट होने वाला था। टेस्ट ये था कि अगर कभी बिजली चली जाए तो रिएक्टर में क्या इतनी इलेक्ट्रिसिटी होगी कि वो पंप को सप्लाई कर सके जब तक बैकअप जनरेटर्स ऑन होते हैं। इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए एक क्राइटेरिया था,
पावर आउटपुट को एक सर्टेन लेवल तक लाना, फ्रॉम 1600 मेगावाट्स टू 700 मेगावाट्स। इस चीज को अचीव करने के लिए कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट करनी थी, पर जैसे ही कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट की, पावर अनएक्सपेक्टेड तरीके से नीचे गिर गई और कुछ समय बाद आउटपुट लेवल था 30 मेगावाट्स। वहां काम करने वाले इंजीनियर्स भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस पावर ड्रॉप का एक रीजन थी एक गैस कॉल्ड एज ज़ीनन 135। दरअसल न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो होता है ज़ीनन 135। ज़ीनन 135 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल सेम एज कंट्रोल रॉड्स। और इस केस में ज़ीनॉन इतनी एक्यूमुलेट हो गई थी कोर में कि रिएक्टर पर एक तरीके से ब्रेक लग गया था। इस इफेक्ट को कहते हैं ज़ीनन पॉइजनिंग। जब इतनी लो पावर जनरेशन देखी गई तो शिफ्ट इंचार्ज अलेक्जेंडर अकीमोव ने एक रिस्की डिसीजन लिया और कहा और कंट्रोल रॉड्स निकालो। सुनने में ये एक सही फैसला लगता है। जब और ज्यादा कंट्रोल रॉड्स निकाली जाएगी तो पावर आउटपुट अपने आप बढ़ेगा। नॉर्मली रिएक्टर में 211 रॉड्स होती है। अब इस समय तक 8 से 9 रॉड्स ही सिर्फ इंसर्टेड थी। अब सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो 14 से 15 रॉड्स इंसर्टेड होनी चाहिए। रात के 1:19 पर रिएक्टर में पावर स्पाइक होना शुरू हो गया। जो पानी था वो स्टीम में जल्दी से बदल रहा था। Every last molecule of liquid water instantly converts to steam, which expands and ruptures a series of fuel rod channels. The control rods in those channels can move no further. Now the reactor was in its full acceleration mode. Containment structure की लीड हिलने लगी। शॉक वेव्स बिल्डिंग के हर कोने तक महसूस होने लगे। करीब 1:23 पर इमरजेंसी स्टॉप बटन AZ5 दबाया गया। ये बटन दबाते ही सारे कंट्रोल रॉड्स कोर में इंसर्ट हो जाती है। नॉर्मली सोचो तो एक लॉजिकल स्टेप लगता है। अब जैसे हीथ ने कहा कि कंट्रोल रॉड्स की टिप ग्राफाइट की बनी होती है और ग्राफाइट की टिप रिएक्शन को और फास्ट कर देती है। अब हुआ क्या, जैसे ही सारे कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट किए गए तो रिएक्शन और स्पाइक अप हुआ और रिएक्टर का आउटपुट था 33,000 मेगावाट्स तक। इस पावर स्पाइक के 6 से 8 सेकंड बाद सबसे पहला ब्लास्ट होता है। और कुछ ही सेकेंड्स बाद दूसरा पावरफुल ब्लास्ट होता है। कहते हैं दूसरे ब्लास्ट का रीजन था जो ग्राफाइट कोर में प्रेजेंट था वो जलने लगा और ग्राफाइट कंबशन की वजह से ये सेकेंड ब्लास्ट हुआ। इस डिजास्टर का इम्पैक्ट सबसे पहले 2 लोगों पर पड़ा। उनकी मौत उसी वक्त हो गई और कुछ समय बाद फायर अलार्म्स बजने लगे, एम्बुलेंस आने लगी और आग बुझाने की कोशिश की गई। जब वो लोग साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा जमीन पर ग्लोइंग ब्लॉक्स ऑफ ग्राफाइट पड़े हुए थे। ये ब्लॉक्स ब्रीफकेस जितने बड़े थे और कईयों ने तो इन ग्राफाइट ब्लॉक्स को हाथ भी लगाया था। ना इनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर थे, ना इन्हें कोई वार्निंग दी गई थी, बस सिंपल गियर्स ऑफ फायर फाइटर्स ही थे। और कुछ ही मिनट बाद उनको अक्यूट रेडिएशन सिकनेस होने लगा, उल्टी, चक्कर, आंखों के सामने अंधेरा और स्किन बर्न। अगले कुछ हफ्तों में 134 लोग इस बीमारी से डायग्नोस किए गए। इनमें से 28 लोग ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन प्लांट के बाहर प्रिपेयत में एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। ना उन्हें कोई वार्निंग दी गई, ना कोई अनाउंसमेंट हुआ और ना कोई इवैक्यूएशन हुआ। उस समय रेडिएशन हजारों गुना बढ़ गए थे। गवर्नमेंट चुप थी और सोवियत अथॉरिटीज ने 36 घंटे तक कुछ नहीं किया। 27 अप्रैल की सुबह सोवियत यूनियन ने एक अनाउंसमेंट की, प्रियापत के लोगों अपना सामान पैक करें, आपको टेम्पररीली इवैक्यूएट किया जा रहा है, 2-3 दिन बाद आपको वापस बुला लिया जाएगा। पर उन लोगों को नहीं पता था ये दिन कभी नहीं आने वाला। और दूसरी तरफ प्रिपेयत के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते जा रहे थे। डॉक्टर्स और नर्सेस उनका इलाज बिना सेफ्टी गैस के कर रहे थे और इवेंचुअली वो भी इस रेडिएशन का शिकार बन गए। इस डिजास्टर का शिकार सिर्फ प्रिपेयत या प्रिपेयत के लोग नहीं थे, बल्कि दूर 1000 किलोमीटर तक स्वीडन भी था। सुबह सुबह स्वीडन के फोर्समार्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलार्म बजने लगता है। इंजीनियर्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, पर जब पावर प्लांट में चेकिंग होती है तो उन्हें कुछ गलत नहीं मिलता। फिर भी रेडिएशन लेवल नॉर्मल से 40 गुना ज्यादा थी। अब कुछ ही देर में फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क से भी रिपोर्ट्स आने लग गई। स्वीडन ने जब अपनी फाइंडिंग्स पब्लिकली रिलीज की तो प्रेशर बढ़ने लगा।
और फिर एक रात सोवियत टेलीविजन ने 20 सेकेंड्स का एक कोल्ड एंड अनक्लियर स्टेटमेंट दिया। An official announcement from the Council of Ministers. There has been an accident at the Chernobyl atomic power station. One of the atomic reactors was damaged. The consequences of the accident are being taken care of. Help is being given to the victims of the accident. A government commission has been set up. पोलैंड ने 48 आवर्स में 18 मिलियन लोगों को आयोडीन टैबलेट्स दे दिए थे, खासकर बच्चों को, ताकि उनका बचाव हो सके थायराइड कैंसर से। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के फार्म्स कंटामिनेट हो चुके थे। मिल्क, सब्जियां सब स्टोर से हटा दी गई थी। यूके की गवर्नमेंट सच छुपाने का इल्जाम झेल रही थी। वही टैबलॉइड्स ने हेडलाइंस छापी, डूम्सडे, द रेडियो एक्टिव रेन, द चेरनोबिल इफेक्ट। वेस्ट जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों में एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट शुरू होने लगे। As you can see, tens of thousands of people have turned out. The situation now getting very tense. Lines of police here trying to hold people back behind the barriers. The people getting very angry, shouting, "We oppose nuclear power." रिएक्टर ब्लास्ट के बाद एक और साइलेंट बैटल शुरू होता है और इस बैटल के वॉरियर्स थे लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर्स यानी आर्मी, इंजीनियर, डॉक्टर, फायर फाइटर, इन सबको लिक्विडेटर कहा गया कि इनका काम था डिजास्टर को लिक्विडेट करना। सोवियत यूनियन ने करीब करीब 6 लाख लोगों को मोबिलाइज किया था, पर ना ही इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी और ना ही डिजास्टर के बारे में बताया था। 5000 टन से ज्यादा बोरॉन, सैंड, क्ले एंड लेड गिराते रहे, पर जो हेलीकॉप्टर के पायलट्स थे वो तो कुछ ही दिनों में मर गए थे ड्यू टू हाई डोज ऑफ रेडिएशन। Look at that glow. That's radiation ionizing the air. Well, if we can't see, we don't know. Get us directly over the building. Boris, don't use we my fly name. directly over. I haven't The asked for your reactor will be advice. dead within a week. Dead. लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अभी बाकी था, जो जमीन के नीचे छुपा था। चेरनोबिल के नीचे एक बड़ा वाटर रिजर्वायर था और रिएक्टर नंबर 4 से मोल्टन फ्यूल धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अगर ये फ्यूल उस पानी से टकरा जाता तो एक बड़ा स्टीम एक्सप्लोजन हो सकता था, जिसके वजह से पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल जाता। और इस डेडली एक्सप्लोजन को रोकने के लिए 3 लोग ने अपनी जान दांव पे लगा दी। एलेक्सी, वैलेरी एंड बोरिस, ये तीनों लोग रेडिएशन भरे पानी में उतर जाते हैं और मैनुअली वाटर टैंक को ड्रेन कर देते हैं। लेकिन ऑथोरिटीज को डर था, अगर मोल्टन फ्यूल धीरे धीरे और नीचे चला जाता तो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकता था। लेकिन इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सोवियत यूनियन ने तुला और डॉनबास रीजन से 400 कोल माइनर्स को बुलाया था। You're going to Chernobyl. Do you know what's happened there? We dig up coal, not bodies. The reactor fuel is going to sink into the ground and poison the water from Kiev to the Black Sea. All of it. अगर आज आप रिएक्टर नंबर 4 को देखोगे तो वहाँ पे एक जाइगेंटिक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो रेडिएशन को फैलने से रोकता है। इसे बनाया गया है ताकि पूरा एरिया कवर हो सके और नेक्स्ट 100 ईयर तक रेडिएशन बाहर ना निकले। लेकिन डोम के नीचे एलिफेंट फुट, एक हाईली रेडियो एक्टिव मोल्टन फ्यूल मास आज भी मौजूद है और उसे हटाया भी नहीं जा सकता। और चेरनोबिल आज एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाला है जो शायद ही आप में से किसी ने सुना होगा, तो जानने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करिए।